नमस्कार, मेरा नाम है राहुल पटवाल। आप लोगों का स्वागत है कहानी वाला 3M में। और आज हम सुनेंगे गुनाहों का देवता। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता हूं कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है, कोई कसाव नहीं है। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव और बिखरी हुई अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कभी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलेजी, दोपहर अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी, और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। लेकिन सच मानो मुझे लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार, कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टीशेरियम और पेंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट डोसीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत ज़्यादा नहीं डरते हो तो आप ज़रा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इटलाकर आपको अपने जादू में बांध लेंगी। खास तौर से पांव फटने से पहले, जो आपको बिल्कुल नई अनुभूति होती है। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की उंगलियां सुबह ही राजकुमारी के गुलाब बख्श पर बिखरे हुए भौराले गेहूंों को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूं वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाला देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पट्टी बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडल, भरा हुआ घोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसे रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हालो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहां क्या झक मार रहे हो, वो भी इतनी सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खोलने का इंतजार कर रहा हूं। पर क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चार्ट डाली, अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो जनाब। हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूं। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती है, तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार कर रहा हूं। पर डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में है ना? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिकल में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, मैं इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर साहब ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा।
यार तुम जानते हो ना कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूं उन्हीं के सहारे हूं, और आजकल तो उन्हीं के यहां पढ़ना लिखना भी होता है। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनके जैसा भला आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से एक थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर से ताल्लुकदार, हंसमुख और फप्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। ठाकुर साहब बोलते हैं, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते ही होंगे ना? तब कपूर कहता है, नहीं नहीं, उनसे अलग ही होकर आया हूं। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, चलो आओ, तब तक हम दोनों लोटस पॉन्ड तक ही घूम लेते हैं, और तब तक लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। बस इतना ही कहना था कि दोनों उठकर कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए। वो सरोवर पास में ही बना हुआ था, ज्यादा दूर नहीं था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन दोनों ने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन थे। छिपकली जैसा शरीर, एकदम दुबले पतले, बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलोसफर? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूं। ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए के छात्र हैं भाई साहब। आइए आपको मिलवाता हूं इनसे। ठाकुर साहब ने एक छोटा सा घास का टुकड़ा तोड़ा और छुपके से जाकर उनकी गर्दन पर गुदगुदी कर दी। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा तो बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आहा, कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। ठाकुर साहब ने तिनका फेंका और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते क्या सोच रहे थे तुम। बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है और क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, और फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह के। बात तो गंभीर है। कपूर बोला, जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है, मसलन क्वार कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उज्जलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूं। कपूर को जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार ही उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं और बहुत ही अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपकी दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूं। और वहां से उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बैठा लिया। देखो, कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सहानुभूति में कहा कि तुम कोई और काम क्यों नहीं करते। वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के खुद शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा साहब, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग कर रहे हैं कि मैं परेशान हो गया हूं। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो।
मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए और आखिर में थक हार कर मैंने उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड ही उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? ठाकुर साहब ने जड़ दिया, देखिए वैसे तो यह है वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्यिक सम्मेलन और कवि सम्मेलन की सभी जगहों पर बुलाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा यश है इनका साहब। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाएं। देखिए साहब, अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते हैं। वह अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है, अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चले, कुछ बोटिंग करें, कुछ खाना पीना हो, तब जाके कविता सुनाई जाएगी। कपूर को बोटिंग का बहुत शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं जरा लाइब्रेरी की ओर, वो लोग आ गए हैं। ठाकुर साहब, आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिमखाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी।